Good morning, student. Now we start history chapter 3rd, रूलिंग द कंट्री साइड। कि जो ब्रिटिश लोग थे वो कॉलोनिकल से कैसे हमारे देश पे रूलर बन चुके थे, ठीक है, वो कैसे हमारे देश पे राज करने लग गए थे, ये सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, ब्रिटिश गोड द दीवानी और द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम बंगाल, बिहार और उड़ीसा। जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर की क्या ट्रीटी हुई थी? इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी। उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि जो टैक्सेस थे वो टैक्सेस के सारे राइट्स किनको मिल चुके थे? ब्रिटिश लोग को मिल चुके थे। जो दीवानी थी, दीवानी क्या होती है? राइट टू कलेक्ट टैक्स, कि टैक्स को क्या करना है? कलेक्ट करना है। कहाँ से? बंगाल, बिहार और उड़ीसा से, ठीक है। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, द ब्रिटिश गोड द दीवानी और द राइट टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बैटल ऑफ बक्सर के बाद में जो ब्रिटिशों को क्या हो चुका था, क्या राइट्स मिल गया था? टैक्स को कलेक्ट करने का राइट्स मिल गया था। कहाँ कहाँ से? बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। कंपनी फाइनेंस इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली बिकॉज दे नाउ हैड एक्सेस टू रिच सोर्सेज फ्रॉम बंगाल। कंपनी ने क्या शुरू कर दिया? कंपनी ने क्या इम्प्रूव्ड करना शुरू कर दिया। उस कंपनी को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत हुई? फाइनेंस की ज़्यादा ज़रूरत हुई। और जो रिचेज सोर्सेज थे बंगाल के, ठीक है, उन पे क्या करना शुरू कर दिया? आपने एक्सेस करना शुरू कर दिया। इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एम्पायर आल्सो लेड टू एन इंक्रीज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशंस एंड एक्सपेंशंस फॉर कॉन्क्वायरिंग मोर टेरिटरीज। ब्रिटिश लोगों को क्या करना था? अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी इंक्रीज करनी थी, और जो टेरिटरी थी उसको मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना था? कॉन्क्वेरिंग करना था, प्राप्त करना था। तो इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी? पैसे की ज़रूरत थी। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस किया जाए मनी का, ठीक है, तो खर्चे की ज़रूरत थी। जो उनका एक्सपेंडिचर था वो बढ़ गया था। तो इस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए क्या ज़रूरत महसूस हुई उनको? ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू की ज़रूरत महसूस हुई। सिंस लैंड रेवेन्यू वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द इनकम, द कंपनी डिजाइंड इट्स पॉलिसी टू जनरेट मोर एंड मोर रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। कि कंपनी को क्या है? अपने खर्चे वगैरह पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू की ज़रूरत हुई। और जो रेवेन्यू है वो कहाँ से मिलती थी? रेवेन्यू लैंड से मिलती थी। जो लैंड होती थी उससे वो क्या है? टैक्स वगैरह वसूल करते थे। तो कंपनी ने इसके लिए क्या किया? डिजाइंड इट्स पॉलिसी, अलग अलग पॉलिसी चलाई, ठीक है, पॉलिसियों को अलग अलग पॉलिसी चलाई ताकि वो क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को कलेक्ट कर सकें। इट वांटेड ए हैंडसम रेवेन्यू इनपुट बट वाज नॉट विलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट और कलेक्ट। कि हैंडसम मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा, मोर देन, अधिक रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अधिक रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे तो उनके पास इनकम भी ज़्यादा आएगी। तो इस उद्देश्य से बट वाज नॉट विलिंग, जो वो एक अच्छा सा सेटलमेंट नहीं बिठा पाए रेवेन्यू को कलेक्ट करने की। मीन्स वो रेवेन्यू कलेक्ट तो कर रही थी लेकिन कोई एक अच्छी पॉलिसी नहीं बना पाए जिससे वो क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को कलेक्ट कर सके। एज ए ट्रेडिंग कंपनी it also ensured that it could buy the products its need, such as fine cotton, silk, clothes, and cheaply as possible. वो जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत थी, जिन चीज़ों की ब्रिटिश लोगों को ज़रूरत थी, उन्हीं चीज़ों को वो अपनी आवश्यकता अनुसार प्रोड्यूस्ड करवाते थे। मान लो उनको कॉटन की, सिल्क क्लोथ्स की ज़रूरत है तो उनको ही क्या है? वो प्रोड्यूस्ड करवाएंगे, उनकी ही खेती करवाते थे, और वो उनको क्या हो जाते थे? इजीली अवेलेबल हो जाते थे एकदम कम रेट में। द एफर्ट वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इज गुड। वो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए जिस तरह की भी पॉलिसी अपनानी होती थी उनको, चाहे वो कैसी पॉलिसी हो, लोगों को उस पर कैसे इफेक्ट पड़ रहा हो, ठीक है, वो वैसी ही पॉलिसी अपनाते थे अपनी इच्छा अनुसार। The company also realized that since they are aligned to the land, it is in their own interest to keep the local people who had power and authority pacified so that they do not create any trouble for them। कि वो खुद राजा नहीं बन रहे थे अब इस टाइम पे, उन्होंने सिर्फ क्या कर लिया था? रेवेन्यू को कलेक्ट करने का राइट्स प्राप्त कर लिया था, दीवानी प्राप्त कर ली थी। तो इसके चलते वो उन्होंने क्या महसूस किया कि जो ओनर हैं,
ठीक है, जिनके पास क्या है, लैंड है, जो पावरफुल लोग हैं, उनसे क्या है, उनको उनको एकदम पैसिफिक तरीके से, शांत तरीके से वो, ताकि किसी भी तरह की कोई मुसीबत ना आन पड़े ब्रिटिश लोगों पे, उन्हीं से ही रेवेन्यू कलेक्ट करती थी। ठीक है, मतलब पैसा तो जाता था ब्रिटिश लोग के पास, बट शासन कौन करते थे, शासन इंडिया के लोग ही करते थे, ताकि आम जनता क्या भाई खुश रहे कि हाँ हमारा राजा तो वही है जो पहले जैसा है। बट राइट्स किनके पास आ गए थे, सारे राइट्स आ गए थे ब्रिटिश के पास। इन दिस चैप्टर, ये चैप्टर का हमने थोड़ा सा इंट्रो लिया है कि हम इस चैप्टर में क्या रीड करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट हाउ द कंपनी कम टू colonize द रूरल एरिया, organized its revenue sources and made the peasant produced the crop that it needed। कि इस चैप्टर में हम क्या रीड करेंगे कि कैसे जो कंपनी वो ट्रेड के एम्स के आई थी, कि ट्रेड करने के लिए आई थी, और कैसे धीरे धीरे वो कैसे क्या है यहाँ पे रूलर हो गई। मीन्स ब्रिटिश से जो क्लोनाइज के एज ए क्लोनाइज के रूप में आए थे, बट वो धीरे धीरे इन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया, यहाँ पे वो क्या बन गए, रूलर बन गए। और वो उन्हीं चीज़ों का व्यापार कराते थे किसानों से, उन्हीं चीज़ों की फसल को प्रोड्यूस कराते थे जिनकी उनको आवश्यकता होती थी ब्रिटिश लोगों को। वो आम जनता की रिक्वायरमेंट को नहीं देखते थे, सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही क्रॉप्स को प्रोड्यूस करवाते थे। द ब्रिटिश डिवाइज्ड वेरियस मेजर टू एंश्योर ए रेगुलर फॉलो टू रेवेन्यू। तो ब्रिटिशों ने क्या किया, एक अलग अलग तरह के मेजर्स अपनाए ताकि क्या है वो रेवेन्यू को कलेक्ट कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। इन द बिगिनिंग द कंपनी वाज नॉट interested in collecting revenue itself. The right to collect revenue in a particular area was sold at the highest bidder called contractor for a period ऑफ 1 ईयर। कि स्टार्टिंग में जो कंपनी है वो रेवेन्यू कलेक्ट करती थी, वो स्वयं इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, वो स्वयं सिरदर्दी नहीं लेते थे रेवेन्यू को कलेक्ट करने की। उन्होंने क्या कर रखा था, जैसे बोलियाँ वगैरह लगा देते हैं ना ज़मीन की, वैसे ये बोलियाँ वगैरह लगा देते थे कि हाँ भाई जो एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता था किसी भी पर्सन को कि आपको इस एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और रेवेन्यू कलेक्ट करने का टाइम पीरियड कितना होता था उनका, 1 ईयर का होता था। द बिडर कलेक्टेड द रेवेन्यू एंड पेड ए फिक्स्ड अमाउंट टू द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज ऑन कमीशंस। द प्रॉब्लम विद द सिस्टम वाज दैट द बिडर्स एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर फ्रॉम द पीजेंट्स। कि जो उन्होंने कंपनी ने क्या कर दिया था, कंपनी ने अमाउंट फिक्स कर दिया था कि 1 ईयर में हमको इतना रेवेन्यू चाहिए, तो वो बीडर्स क्या कर देते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लूटते थे पीसेंट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जितना उनको सरप्लस होता था वो क्या करते थे, अपने पास रखते थे। सिंस द कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर 1 ईयर एट ए टाइम दे डिड नॉट ब्रदर टू इम्प्रूव कल्टिवेशंस। कि उनके पास टाइम पीरियड कम होता था 1 ईयर का, वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए थे कल्टिवेशंस में, एग्रीकल्चर में किसी तरह की इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाती थी। सिर्फ उनका एम्स रहता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को कलेक्ट करें, और बिडर्स का एम्स होता था जो सरप्लस होता है वो अपने पास रखे। ठीक है, इससे कंडीशंस लूज सबसे ज़्यादा किसकी हुई, पीसेंट्स की हुई, लॉस किसको हुआ, पीसेंट्स को हुआ। द रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड लेटर वाज द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अब धीरे धीरे यह महसूस करना शुरू किया गया कि जो रेवेन्यू को कलेक्ट करने का सिस्टम है वो एकदम परमानेंट सिस्टम बना दिया जाए। जैसे ये बोली वगैरह लगाते थे 1 ईयर में, हाँ आपको इतना, वो ये फिक्स्ड कर देते थे प्राइस की, हमको 1 ईयर में इतना प्राइस चाहिए होगा। ठीक है, तो ये जो ये सिस्टम था ये ठीक नहीं था। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो बीडर्स थे उनके द्वारा कलेक्ट करना पड़ता था, बट अब इन्होंने क्या बना दिया, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बना दिया। द परमानेंट सेटलमेंट इन 1770 about 1/3 of population was wiped out in a terrible famine which killed 10 million people in बंगाल। कि 1770 के करीब जो 1/3 पॉपुलेशन है बंगाल की, वो क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई। ठीक है, किसी तरह का सूखा पड़ गया या अकाल पड़ गया उसमें। द कंपनी रियलाइज्ड द नीड टू फाइंड ए मोर परमानेंट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो कंपनी ने महसूस किया कि जो परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए इस प्रॉब्लम का। They believed that it was necessary to encourage investment in land and improvement of agriculture। उन्होंने धीरे धीरे यह महसूस करना शुरू कर दिया कि एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि एग्रीकल्चर में क्या हो सके, इम्प्रूवमेंट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, प्रोडक्शन हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो वो क्या करेंगे, कलेक्शन ज़्यादा कर सकेंगे रेवेन्यू का।
In 1793, Lord Cornwallis introduced the permanent settlement system in Bengal, Bihar and Odisha. 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या है रेवेन्यू कलेक्ट करने का परमानेंट सेटल सिस्टम स्थापित कर दिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा में. अंडर दिस सिस्टम द राजास एंड तालुकादार्स वर मेड द ओनर ऑफ द लैंड एंड जमींदार. पहले तो रेवेन्यू कलेक्ट करने की बोलियां लगा दी जाती थी कि जो हाई लेवल की बोलियां देगा उसको ही रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट्स दे दिया जाएगा. लेकिन अब क्या कर दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, क्या कर दिया जो राजा लोग थे जिनके पास पावर थी, जो तालुकादार थे, उनको ओनर दे दिया रेवेन्यू कलेक्ट करने का और उनको क्या बोला गया जमींदार बोला गया. They were supposed to collect the rent from the peasants and pay a fixed amount to the company every year and keep the surplus for themselves. वही फिर जो भी उन्होंने अपनी रेवेन्यू क्या है फिक्स्ड कर दी कि आपको 1 ईयर में ब्रिटिश कंपनी को इतना पैसा देना पड़ेगा और जो सरप्लस होगा वो फॉर देमसेल्व्स वो उन्हीं का होगा, मीन्स राजा का होगा या जमींदार वगैरह का होगा जिनके पास राइट है रेवेन्यू कलेक्ट करने का. Since the company was interested in जनरेटिंग ए रेगुलर सोर्स इनकम, इस प्रकार कंपनी के पास क्या हो गया एक रेगुलर इनकम का सोर्स हो गया. दिस अमाउंट वाज फिक्स्ड परमानेंटली, और ये अमाउंट क्या है परमानेंटली फिक्स्ड कर दी गई. इट वाज नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं किया गया. इट वाज फेल्ट दैट दिस सिस्टम वुड एंश्योर ए रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू टू द कंपनी, कि लगातार कंपनी के पास क्या है रेवेन्यू आ रहा था रेगुलर जितना उसको चाहिए होता था. इट वुड आल्सो एनकरेज द जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूवमेंट द लैंड. तो धीरे धीरे इन्होंने क्या शुरू कर दिया जमींदारों को एनकरेज करना शुरू कर दिया कि आप क्या करो जमीन को इम्प्रूवमेंट करो. उन्होंने जमीन की जगह अपनी बढ़ा दी जहाँ पे एग्रीकल्चर करना था. सिंस द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज द प्रोडक्शन, तब जमींदार ने अपना सरप्लस ज़्यादा बचाने के लिए लैंड क्या है इंक्रीजमेंट कर दी. लैंड की इंक्रीजमेंट हो गई तो उनको क्या हुआ अपना फ़ायदा ज़्यादा हुआ, क्योंकि कंपनी को क्या करना पड़ता था फिक्स्ड देना पड़ता था. फिक्स्ड प्राइस जितना सरप्लस होता था वो जमींदार के पास ही रहता था. तो इससे क्या एडवांटेज हुई और क्या डिसएडवांटेज हुई. एडवांटेज, इट एंश्योर दैट द जमींदार रिमेन्ड लॉयल टू द कंपनी. यह एंश्योर किया गया कि जो जमींदार क्या हैं कंपनी के प्रति लॉयल हैं, जो ईमानदार हैं, वो क्या करेंगे रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे, वो बने रहेंगे रिमेंड रहेंगे. फिक्सिंग द लैंड रेवेन्यू एंश्योर्ड ए फिक्स्ड स्टडी इनकम. रेवेन्यू क्या हो गया लैंड से क्या प्राप्त होने लगी रेवेन्यू प्राप्त होने लगी, और ये क्या है एकदम फिक्स्ड इनकम हो गई कंपनी के लिए कि चाहे किसी प्रकार का सूखा पड़े या काल पड़े, किसी प्रकार का लॉस हो, कंपनी को तो फिक्स्ड रेवेन्यू ही चाहिए है. ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी उपाधि थी. इट वॉज ईजियर टू डील विद ए फ्यू जमींदार्स रेदर दैन द सो कंपनी. अगर खुद इंटरेस्ट लेते जो ब्रिटिश के जो अधिकारी थे, ठीक है, वो डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट कर दे पीजेंट से, किसानों से, तो उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता, इतनी फार्मर्स से उनको बातें करनी पड़ती. बट अब ऐसा नहीं है. उनको क्या है सिर्फ फ्यू जमींदार्स को राइट दे दिया रेवेन्यू कलेक्ट करने का और फिक्स्ड प्राइस रख दिया गया है. अब इनके लिए रेवेन्यू कलेक्ट करना क्या हो गया है एकदम ईजी हो गया है. डिसएडवांटेज क्या है इस सिस्टम की. द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बेनिफिटेड द लैंडलॉर्ड्स मोर देन द गवर्नमेंट. जो परमानेंट सेटल सिस्टम है यह क्या रहा बेनिफिटेड द लैंडलॉर्ड्स मोर देन द गवर्नमेंट से ज़्यादा यह बेनिफिट लैंडलॉर्ड्स को रहा. क्यों? क्योंकि वो किसानों से ज़्यादा एकदम जितना हो सकता था उनको उतना लुटते थे, बट कंपनी को वो फिक्स्ड देते थे, तो अपना सरप्लस ज़्यादा बचाने के लिए वो अन्याय करते थे किसानों के साथ. द लैंडलॉर्ड इंक्रीज द एरिया अंडर कल्टिवेशंस एंड देयर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू went up but they had to pay fixed amount the company. लैंडलॉर्ड्स ने क्या कर दिया जो कल्टीवेशंस के एरिया को इंक्रीज्ड कर दिया, उनके कल्टीवेशन के एरिया को इंक्रीज्ड कर दिया तो ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा. प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा तो वो रेवेन्यू को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करने लगे, बट कंपनी को क्या देना पड़ता था उनको फिक्स्ड देना पड़ता था. द जमींदार्स इल ट्रीटेड द पीसेंट्स टू गेट मोर रेवेन्यू एंड द कंडीशंस ऑफ पीसेंट्स बिकम पिटिएबल. जमींदार क्या थे, जमींदार एकदम क्रूर होते जा रहे थे. वो इलिटरेटेड करते थे पीजेंट्स के साथ, दुर्व्यवहार करते थे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए. और इससे क्या इफेक्ट पड़ा पीजेंट्स पे, आम लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ा, उनकी कंडीशंस एकदम क्या होगी पिटेबल होगी, दयनीय होगी. Sometimes the revenue fixed was high and many zamindars were unable to pay it and had to lose their land.
तो इतना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, तो आम लोग हैं वो क्या है, या तो भाई जमींदारों ने बोल दिया था या तो हमें टैक्स पे करो। अगर आप टैक्स पे करने के लिए एबल नहीं है तो उनको क्या करना पड़ता था, अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ता था। मीन्स जो जमींदारी है वो किन के पास आ गई थी, जो ज़मीन आ गई थी वो जिम्मेदारियों के अंडर आ गई थी। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वेंट डाउन एज द जमींदार्स डिड नॉट शो इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या हो गया, धीरे धीरे वेंट डाउन, कम होना शुरू हो गया। जमींदार डिड नॉट शो इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड, क्यों कम होना शुरू हो गया, क्योंकि जमींदारों को सिर्फ क्या चाहिए होता था, सिर्फ रेवेन्यू चाहिए होता था, सिर्फ पैसा चाहिए होता था, और वो लैंड को इम्प्रूवमेंट के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहे थे कि हाँ इसमें किस तरह की जो फसल हो रही है, इसमें किस तरह की जो बीमारियां वगैरह लग गई हैं, इसके इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सी बीज दवाइयों का उपयोग करना है, इसकी तरफ वो कोई ध्यान नहीं देते थे। peasants हैड टू टेक ए लोन फ्रॉम द मनी लैंडर्स टू पे द हाई रेंट। जो पेशेंट्स थे वो मनी लेंडर से, जैसे वो होते हैं ना हाड़ती वगैरह होते हैं आज के टाइम में, तो उनसे क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को पे करने के लिए पेशेंट्स होते थे जो बेचारे वो लोन उठा लेते थे। फॉलोइंग विच दे वर विक्टेड फ्रॉम द लैंड दे हैड कल्टिवेटेड फॉर जनरेशंस। वो हाई ज़्यादा रेंट पे क्या है पैसा उठा लेते थे, तो उनको वो ब्याज भी नहीं चुका पाते थे, इस वजह से वो क्या हो जाते थे, विक्टेड हो जाते थे, उनको उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। मीन्स उनकी ज़मीन को छीन लिया जाता था। ठीक है, और उनकी जनरेशन तक तब उस ज़मीन में काम करती रहती थी, तब तक क्या है उनका जो लोन है वो पूरा ना हो। ठीक है, ओके। द सिस्टम ब्रोट मिजरी टू द फार्मर्स एंड द अबोलिश इन 1955। जो ये सिस्टम है यह 1955 तक रहा, और इसमें क्या है किसानों की स्थिति एकदम दयनीय होगी। ओके।